मैंने कविताएं लिखनी शुरू की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे, तो लोगों ने मुझसे कहा कि अरे कौन सुनेगा, आज का युवा तो मोबाइल लेकर के दूसरे कामों में लगा है। मैंने कहा नहीं, ये एक दिन युवा आएगा, यही युवा मेरे कवि सम्मेलन कराएगा। और वैसा हुआ कि मैं युवाओं का सबसे चहेता कवि हुआ। तब मैंने कहा कि यूं, और तमाम लड़के लड़कियों से मैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी IIT में जाता हूं तो कहता हूं कि अपने अपने वाले को और अपनी अपनी वाली को भेजना ये शेर, कि यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है, कोई शक नहीं है। यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है, मगर भीम तेरे मिशन पर उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है। मैं कह रहा था कि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, या तो हम रिश्ता बनाते नहीं, और बनाते हैं तो फिर हटाते नहीं, मिटाते नहीं। क्यों? मैंने कहा था एक शेर के, ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। और ये जो पहचान मेरे पुरखे बना करके चले गए, ये जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग जो एक पहचान देश भर में बना दी है, ये पहचान है कि इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोगों की आंखों में आपकी ये उपस्थिति जो उनकी आंखों में खटकती है, वो इसलिए खटकती है कि जब आपकी 50 लाख की फॉर्च्यूनर और उस पर पीछे लिखा होता है गर्व से कहो जय भीम, और पीछे कोई मनुवादी 2000 की मोटरसाइकिल पर या 5000 की फटी से स्कूटर पर जाता है, और जब उसको पढ़ता तो उसके पेट का पानी हिलता है और वो कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या काम कर गया, कि जिन लोगों को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों के गले में हांडी लटकी रहती थी, जिनके पीछे झाड़ू बंधा रहता था, आज वो 50 लाख की फॉर्च्यूनर पर चल रहा है और मैं 2000 की साइकिल पर चल रहा हूं, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर को 2000 गाली देता है। आपकी फॉर्च्यूनर की वजह से बाबा साहब को गाली मिलती है ना। तो ये फॉर्च्यूनर को हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर को हवाई जहाज में बदलना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग हमें घोड़ी पर चढ़ने से रोकते हैं, हमारे बच्चों की बारात हेलीकॉप्टर में निकले, ताकि ऐसे लोगों की कोई दृष्टि उन पर ना पड़े। मैं समझता हूं कि मुझे एक दो कविता आपको सुनानी चाहिए, आप मूड में आ गए थोड़ा सा। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, संख्या भले ही कम हो, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि शेरों की संख्या कम होती है, और जब शेरों में थोड़ी सी शेरनियां भी बैठी हो तो फिर अच्छा लगता है। एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजाओ जो ये बैठे हैं। बेटा तुम ये कुर्सी शेयर क्यों कर रहे हो? ये तुमने क्या मायावती और अखिलेश यादव की तरह गठबंधन कर रखा, अलग अलग बैठो, चलो गठबंधन टूट गया, हटो यहां से। हाँ, तुम अभी भी गठबंधन की आस में हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक संस्मरण आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे की मृत्यु हुई तो उनके हाथ में ब्रीफकेस था, और उनके बड़े वाले भाई आनंद भाग करके आए और उन्होंने कहा कि भीमा तू कहां जा रहा, तेरे बेटे की मृत्यु हो गई। तो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे लंदन जाना है, और अगर मैं लंदन नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी इस देश के करोड़ों अछूतों का आज मरना तय कर देगी, लिहाजा मैं एक बेटे के लिए इतने बेटों को नहीं मार सकता। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर के लंदन मेरे और आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए गए। मैंने वहां से 4 पंक्तियां उठाई और लिखने की कोशिश की, और अब मैं आपकी तालियां चाहता हूं, आप कैसा सुनाएंगे सुन लीजिए। इटावा के लोग इतने तो अकलमंद हैं, एडवांस में ताली बजा देते हैं। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। और अब तालियां संभालना, दिल में ठक से लगे तो मुझे बताना कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहां तक कारवां यारो। बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा था कि इस कारवां को बड़े कष्ट और मुसीबत से मैं यहां तक लाया हूं, अगर इसे आप आगे ना ले जा सको तो यहीं छोड़ देना, ये पीछे नहीं जाना चाहिए। अभी मानव जी ने कहा कि आगे तो छोड़ो, या तो होड़ लगी है कि हम 130 फुट ऊंची लगवाएंगे, और दूसरे वाले कहते हैं कि हम 140 फुट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। ये अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते भाई, इतना तो तय है कम से कम, ये कितना ही कर लें। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कारवां पीछे ले जा रहे हैं,
लेकिन हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे ले जाएंगे और वहां तक ले जाएंगे जहां तक ये जाना चाहिए। जब तक राहुल नागपाल के दम में दम है। मैं कहता हूं, कविता समर्पित करता हूं कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहां तक कारवां यारो, इसे जाने ना दो पीछे, इसे आगे ले जाना है, इसे जाने ना दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था मेरे हिस्से में माला है नहीं, लेकिन है। देखो, माला की बड़ी जरूरत है। हमारे समाज में तीन ही चीज की तो लड़ाई है, माला, फोटो बड़ा छोटा, नाम मेरा इससे पहले इसके बाद में क्यों आया, मंच पे कुर्सी बड़ी, ये लड़ाई है समाज की। और जिस दिन समाज ने इन चीजों से ऊपर उठ करके, राहुल नागपाल जी माल भी है आपके हिस्से में, माला नहीं है माल भी है। देखिए, भंते जी को दुनिया दान देती है और भंते जी मुझे दान दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। बुद्धं नमामि संघं नमामि। मैं भंते जी का साधुवाद तो नहीं कर सकता, हमारे धर्म गुरु हैं वो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो उन्होंने ये मुझे पैसे दिए हैं, ये समाज को आगे बढ़ाने में मुझसे जो इसमें और मिला करके होगा मैं करने का काम करूँगा। तो मैं कह रहा था कि हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना जब मैं माइक पर आया, इटावा वालों जिंदा हो या नहीं, क्योंकि इस दौर में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जो दौर, एक हमारे कवि कुनवे के बड़े कवि थे, हमारे बीच नहीं रहे, कोरोना काल में चले गए। राहत भाई का एक शेर था कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, और ये बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। मैंने नागपुर में खड़े होकर के कविता पढ़ी। मैं नागपुर में था, मेरा काव्य पाठ 1 घंटे का आवाज इंडिया टीवी चैनल पर लाइव हुआ। तो मैंने एक शेर पढ़ा, और जब मैं पढ़ने के बाद नीचे उतरा तो बहुत सारी औरतें मेरे गले, कविता पढ़ने के बाद जब नीचे उतरा तो बहुत सारी महिला मेरे गले लग करके रोने लगी। बोले, बाबा साहब को इतना अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया, हमें नहीं मालूम कि उत्तर भारत में इस प्रकार के भी लोग रहते हैं। मैंने कहा उनको, लोग कहते हैं कि हम उस परिपाठी के लोग हैं, राहुल नागपाल उस परिपाठी से आता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ का घाघरा नीला था। लोग रंगों से पहचानते हैं, आजकल की सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेना, रंग से पहचान लेना। कोई भगवा की बात करता है तो कोई हरे की बात करता है। मैं कहता हूं, इन दोनों के बीच में नीला तो छूट ही गया, तुम इसकी बात क्यों नहीं करते हो, इसकी कौन करेगा। तो मैं कहता हूं कि जब राहुल नागपाल पैदा हुआ था तो मेरी माँ का घाघरा नीला था, और जब मैंने स्कूल जाना शुरू की तो मेरी हाफ पैंट नीली थी, और जब 17 वर्ष की उम्र में झगड़ा हुआ और लड़ने के लिए लठ चाहिए था तो समता सैनिक दल का झंडा नीला था, और जब 18 वर्ष की उम्र में पहली बार वोट डाला तो उस पार्टी का रंग नीला था। और जब मरेंगे तो कफन नीला होगा, नीले के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ये तो तय है। 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर है मेरे, 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर है मेरे। कोई भी पार्टी बुला करके मुझे कहती है आपको एमएलसी बनाएंगे, आपको राज्यसभा भेज देते हैं, आपको वहां भेज देते हैं, बस आप कह दीजिए कि इस पार्टी को समर्थन है। मैंने कहा अगर राहुल नागपाल भी एमएलए और एमपी बनने की दौड़ में लग गया तो फिर तुम्हें गाली कौन बकेगा, तुम्हें बताएगा कौन ये रास्ता गलत है जिस पर तुम जा रहे हो। लिहाजा मेरा काम मुझे करने दो, और ये एमएलए एमपी बनने की लड़ाई राहुल नागपाल की तो कम से कम नहीं है। मैं कहता हूं मेरी ये लड़ाई नहीं है। अगर राहुल नागपाल को एमएलए बनना होता तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर होता, ये तमाम दुनिया जानती है, मेरे घर टिकट था। लेकिन मैंने कहा कि मेरे बस की नहीं है, मैं कवि हूं, कबीर का वंशज हूं, मैं जैसे बोल रहा हूं सरकार में जिस दिन ऐसा बोलूंगा लोग निकाल करके बाहर खड़ा कर देंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूं, आप लोगों की ऊर्जा देखता हूं। मैंने रंगों की बात की तो मैं रंगों की बात करता हूं कि हम नीली निक्कर वाले हैं। मानव जी ने नीले कलर की शर्ट पहनी है, मैं निक्कर की बात कर रहा हूं कि हम नीली निक्कर वाले हैं। मैं इशारा करूंगा हल्का सा और आप समझ जाना कि मैंने नागपुर में खड़े होकर के पढ़ा ये शेर, तो मेरी घरवाली ने मुझसे कहा कि इतना कड़वा मत पढ़ा करो, कोई गोली मार देगा। मैं कहा मैं नागपुर वालों का भांजा लगता हूं, भांजा बहुत प्यारा होता है, इनको पता है।
आप रिश्ता समझ गए हो कि मेरा उनका रिश्ता कौन सा है, कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं। ताली बजनी चाहिए आपकी। हाँ, आजकल उधार की पैंट आ गई है इनके पास, सरकार आ गई, तो पहले कच्छा में घूमते थे, पैंट में घूमते। सुबह को संज्ञान लगाते हैं, देखा है ना, कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहीं गांव को तो बना ले, पहले भारत को बाद में बना लियो। कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां चाहिए कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं, हम बाबा साहब के बेटे हैं, ये बाबा साहब के साले हैं। राहुल नागपाल की विजय हो, राहुल नागपाल की। मैं कह रहा था मेरी जय मत बोलो, विजय बोल रहे। चलिए जय विजय बोलते रहिए, आप लोगों का प्यार है। अब देखिए रिश्ता कितना साफ है। तो मेरे तो ननिहाल वाले हैं, ये हमारी तो नंसाल है, उनके हैं। तो भांजा जो होता है वो सबसे प्यारा होता है, तो कोई गोली नहीं मारेगा, आप चिंता मत करिए। ये कह सकते हैं कि हम इनको रौंद देंगे, हम बिल्डोजर चला देंगे, लेकिन अगर वो देश के अंदर किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ आपसे डरते, ये ध्यान रखना बस आप। इस देश के अंदर अगर एक भी अम्बेडकरवादी जब तक जिंदा है, तब तक ये देश ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है और ना ये अपने मनोशिक्षा में कभी कामयाब हो सकते, जो लोग कह रहे हैं। मैं फिर कविता से जोड़ता हूं आपको, और एक से एक मुक्तक और सुनाता हूं इसी कविता का, सुनिए। कि कहीं अधिकार की बातें और कहीं सत्कार की बातें, वहां क्या खूब लिखी हैं भीम ने प्यार की बातें। और यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का, कहीं संघर्ष के वो दिन और कहीं संघर्ष की रातें, कहीं संघर्ष के वो दिन कहीं संघर्ष की रातें। एक बार मैं एक कवि सम्मेलन से गुजरा, रीवा मध्य प्रदेश से। तो हमारे एक साथी कुमार भाई हमारे साथ थे, वो राजनीति में गए हमारी तरह, हम भी गए। उनको लात लगी, हमें लगी नहीं, बस इतना फ़र्क था। हम यहाँ खड़े होकर के कविता पढ़ रहे हैं, वो अपने अपने राम कर रहे हैं। तो मुझसे कहा कि राहुल नागपाल, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इस देश के अंदर कॉलेज है, रोड है, यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा स्टेचू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हैं, और क्या तमन्ना है, क्या इच्छा है अम्बेडकर वादियों की, रट लगा रखी है बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। तो मैंने कहा कि पंडित जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जवाब भी ऐसा दूंगा, अगर मैं बाबा साहब का बेटा हूं तो जवाब ऐसा दूंगा कि खुश कर दूंगा। तो मैंने पंक्तियां कहीं, और मुझे मालूम नहीं था कि ये कविता की ये पंक्तियां इतनी वायरल हो जाएंगी कि वो लगभग 17-18 कंट्रियों में उनको अपनी अपनी भाषाओं में अनुवादित करके गाया गया। भारत में भोजपुरी में, पंजाबी में, हरियाणवी में उन पंक्तियों को गाया गया। वो पंक्ति इटावा वालों में पेश करता हूं और देखता हूं आपकी हिम्मत और आपकी दाद देखता हूं। क्या तमन्ना है बाबा साहब के बेटे बेटियों की, कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। पानी उठा देना, पानी भाई साहब। हेलो, माइक भी ठीक नहीं उसका। माइक के पास से फोन हटाना पड़ेगा। हाँ, इस माइक के पास फोन हटाने से नहीं ऑफ है, देखो। हेलो, नहीं आएगा ना। हेलो, हेलो, चलिए एक बार इस देखिए, हम लोग गलती पे हैं। हमने सबके लिए ताली बजवाई, इसके लिए बजवाई बेचारे साउंड वाले के लिए। एक बार बजाओ उसके लिए ताली, ठीक है। अब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दिल्ली ले जाऊंगा तुझे पकड़ के। तो मैं बात कर रहा था कि, और जब ये कविता मैंने पहली बार संसद भवन में सुनाई तो थावरचंद गहलोत मिनिस्टर हुआ करते थे उन दिनों, आजकल तो राज्यपाल हैं। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, कहने लगे राहुल नागपाल तुम्हारी कविता मेरे बच्चे बहुत सुनते हैं यूट्यूब पर। मैंने कहा मोदी जी की वजह से झूठ बोल रहे हो, तुम भी सुनते हो। तो
जब ये कविता मैंने सुनाई तो उस पर बहुत सारे देश भर के लाखों लोगों ने अपनी अपनी राय दी। तो मैं पहले 2 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद में 1-2 संस्मरण इस कविता के साथ जुड़ा आपको सुनाऊंगा। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। कौन सी तमन्ना बाकी है बाबा साहब के बेटे बेटियों की? कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी। मैंने सदन में खड़े होकर के ये कविता पढ़ी तो माननीय मंत्री जी ने कहा, रामविलास पासवान जी ने मुझसे, कि देखो राहुल नागपाल, 2000 के नोट तक तो महात्मा गांधी हैं, अब बताओ क्या करना है। मैंने कहा साहब, छोटा आदमी छोटा नोट। महात्मा गांधी सिंपल 10वीं LLB थे, बाबा साहब विश्व के सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। 5000 की नोट लाओ और बाबा साहब की फोटो छापो, समस्या का समाधान। मैंने करनाल में पढ़ी कविता, तो वहां एक हमारा साथी है, छोटा भाई है, जिसने गाना गाया था उधम सिंह का फैंस तू छोरा मैं चमार का। परवीन वर्षी मुझसे लड़ने मरने को तैयार, बोले भैया तुमने ऐसे कैसे लिख दिया कि बाबा साहब की फोटो नोटों पर आएगी, और नोटों पर आई तो फिर ये मुन्नी के कोठों पर लुटाए जाएंगे, शीला की जवानी पर लुटाए जाएंगे, गानों पर लुटाए जाएंगे, बाबा साहब की बेइज्जती होगी ना। बात तो तेरी भी ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अगर बाबा साहब की फोटो नोटों पर छपी और मुन्नी के कोठों पर, मुन्नी के गानों पर, मुन्नी के डांस पर लुटाई गई, जब मुन्नी नाचते नाचते थक जाएगी, नीचे बैठेगी, अपने घुंघरू खोलेगी और नीचे पड़ी हुई बाबा साहब के छपी नोट उठाएगी, तो आंखों में आंसू लेकर के इतना जरूर कहेगी कि हे नारी के मुक्तिदाता ने इतनी देर क्यों लगा दी। और उसके बाद मुन्नी कभी घुंघरू नहीं बांधेगी, उसके बाद मुन्नी कभी घुंघरू नहीं बांधेगी। उसके बाद मुन्नी इस देश में समानता के लिए काम करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी और अम्बेडकरवादी बनाएगी। ये कम से कम हो सकता है। लोगों ने कहा कि अगर बाबा साहब की फोटो नोटों पर छपी तो क्या होगा। मैं कहा जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की उंगली तोड़ करके भग जाते हैं, चश्मा तोड़ करके भग जाते हैं, ये कायर और बुज़दिल लोग जो बाबा साहब की मूर्ति से इतना डरते हैं, दिवाली के दिन पूजा रखेंगे, थाली में रख करके पूजा करेंगे। फिर मैं कहूँगा बेटा अब नोटों में आग लगाओ, कितनी लगाओ। पंक्तियां पढ़ता हूं कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है। दोनों खुल के तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी। क्या बात है। मैं सोच रहा था आप लोग कैसा सुनेंगे।